नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आई रेलवे परीक्षा में धांधली के आरोपों पर, जिसकी वजह से बिहार से उत्तर प्रदेश तक छात्रों के बवाल के साथ सियासी घमासान भी मच गया है। हालांकि रेलवे ने आरोपों की जांच पर कमेटी बना दी और रेल मंत्री ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने का भरोसा दिया, लेकिन छात्रों का हंगामा नहीं थमा। बिहार में तो तीसरे दिन भी कई जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई, तो वहीं यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने लॉज में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों की जमकर पिटाई की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, और क्या पता चल रहा है? किशोर, छात्रों के इस हंगामे के बाद रेल मंत्रालय की ओर से एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। तो वहीं रेल मंत्री ने भी यह साफ कर दिया है कि इस भर्ती परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि अब भी जिन छात्रों को यह लगता है कि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो वो अपनी शिकायत इस हाई पावर कमेटी को कर सकता है। तो रेलवे की परीक्षा में धांधली के आरोप पर हो रहे हंगामे पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी, लेकिन इसके बाद भी छात्र इस कदर गुस्से में हैं कि बिहार में बवाल थमता नहीं दिख रहा। परीक्षाओं पर रोक के ऐलान के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कई हिस्सों में खूब हंगामा किया, जिससे गया रेलवे स्टेशन भी सुलग उठा। पटरियों पर उतरे छात्रों ने वहां खड़ी एक ट्रेन की 3 बोगियों को फूंक डाला। वो तो शुक्र है कि जिस वक्त उन्होंने आग लगाई वो ट्रेन खाली थी, उसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था। लेकिन प्रदर्शनकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंजन को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने ट्रेन और पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए। इन हालात में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और हिंसक होते जा रहे छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी। पुलिस के जवानों ने हंगामा कर रहे छात्रों को न सिर्फ स्टेशन के अंदर से बल्कि बाहर से भी घेर लिया और उन्हें शांत करने में जुट गए। लेकिन बताया गया कि गुस्साए छात्रों ने सड़क पर उतरकर भी रास्ता जाम कर दिया। पुलिस जो है लगातार सभी जगह पर वो सर्च अभियान चला रही है और जहां जहां जो छात्र नजर आ रहे हैं उसे पकड़ा जा रहा है। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि जिन पटरियों पर ट्रेनें रफ्तार भरती हैं वहां छात्र बवाल मचाने से बाज नहीं आए, जिससे ट्रेनों के पहिए थम गए, क्योंकि छात्रों ने वहां से गुजरने वाली ट्रेनों का रास्ता रोक लिया। इन हालात में कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए तो कई बीच रास्ते में घंटों खड़ी रहीं। लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद भी आगे जाने के लिए उनका रास्ता साफ नहीं हो सका। इस बीच पुलिस ने धीरे धीरे हालात को काबू करने की पूरी कोशिश की। बोगियों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां बुलाई गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया और बताया गया कि पुलिस ने हंगामा कर रहे एक छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया है। ट्रेन में आग लगाई है, हम लोगों ने कुछ आइडेंटिफाइड हुए हैं, देख रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ इसी तरह के हालात जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर भी उस वक्त बन गए जब बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्रों ने एक ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो उसके आगे खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगे, जिसके बाद उन्होंने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों का पुलिस से आमना सामना हो गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने लॉज में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, जिनकी तलाश में पुलिस ने उस इलाके के अलग अलग लॉज में छापेमारी की। एक लॉज में तो कोई पुलिस वाला अपनी राइफल से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, तो किसी ने दरवाजा खोलने के लिए उस पर लात मारना शुरू कर दिया। वहीं कुछ पुलिस वाले लाठियों की मदद से दरवाजे को धकेलने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान पुलिस वाले लगातार कमरों के अंदर मौजूद छात्रों को बाहर निकलने की चेतावनी भी देते रहे। जब छात्र कमरों से बाहर निकले तो पुलिस वालों ने उन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और उन्हें खदेड़ते हुए लॉज से बाहर ले गए। हालांकि यह कार्रवाई सिर्फ लॉज तक ही सीमित नहीं रही। रेलवे स्टेशन पर हुए प्रदर्शन में शामिल छात्रों की तलाश में पुलिस ने दूसरी जगहों पर भी छापे मारे और जैसे ही पुलिस वालों की नजर एक गली में छिपे कुछ छात्रों पर पड़ी तो उन्होंने लाठियां बरसाते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान एक छात्र पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया, जिस पर वहां मौजूद 2 पुलिस वाले लाठी लेकर टूट पड़े। इसके बाद एक पुलिस वाला बीच बचाव करते हुए उसे वहां से अपने साथ ले गया। इस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए कुछ छात्रों से पुलिस वालों ने उठक बैठक भी करवाई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर हुए प्रदर्शन के वीडियो की मदद से आने वाले दिनों में भी हंगामे में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान जारी रहने की बात कही। छात्रों का बवाल नहीं थमता देख रेलवे ने भी मोर्चा संभाला और रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया और छात्रों के आंदोलन को देखते हुए 15 फरवरी को होने वाली परीक्षा के दूसरे राउंड पर रोक भी लगा दी।
जो कमेटी रेलवे की तरफ से बनाई गई वो परीक्षा के पहले राउंड के नतीजों से जुड़ी छात्रों की समस्याओं को सुनेगी। अपने सुझाव और बात को कमेटी के सामने रखने के लिए छात्र ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को 3 हफ्ते यानी 16 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। छात्रों की समस्याओं पर विचार करने के बाद कमेटी इसकी रिपोर्ट 4 मार्च तक रेल मंत्रालय को सौंपेगी, जिसके बाद रेल मंत्रालय यह फैसला करेगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या करना है। लेकिन छात्रों के आंदोलन सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। लेकिन छात्रों के आंदोलन और छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई ने विपक्ष को मौका थमा दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आंदोलन कर रहे छात्रों की हौसला अफजाई की और छात्रों पर कार्रवाई करने वाली यूपी पुलिस पर हमला बोला। और राहुल गांधी ने तो ट्विटर पर एक वीडियो भी डाला। रेल की पटरियों पर एक ट्रेन के सामने कुछ आंदोलनकारी छात्र बैठे दिखे। वीडियो में ये छात्र पटरियों पर ही तिरंगा झंडा लगाकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते दिखाई दिए। ट्वीट में राहुल ने लिखा कि भारत गणतंत्र था और गणतंत्र है। तो प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग की। वहीं अखिलेश यादव भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे। जिन नौजवानों ने रोजगार मांगा उन्हें लाठी मारी सरकार ने। इस सरकार के खिलाफ नौजवान इस बार दिखाई दे रहा है। चौतरफा हमलों के बाद खुद रेल मंत्री सामने आए। उन्होंने विपक्ष को इस मुद्दे पर सियासत न करने की नसीहत दी। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें, कोई गलत इसका उपयोग न करें। ये छात्रों का मामला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की परेशानियों के हल के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया। सौभाग्य की एक बात यह कि रेलवे की इन भर्तियों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी और रेल मंत्री ने इसी आंकड़े को परेशानी की वजह बताया। रेल मंत्री ने छात्रों के सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की और उन्हें यह भरोसा भी दिया कि कमेटी उनकी हर शिकायत को न केवल सुनेगी बल्कि उनसे बात करने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेगी। वायरल वीडियो पर घिरे उत्तर प्रदेश की मेरठ दक्षिण सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी ने सफाई दी। एक दिन पहले उनका एक वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें आदिल चौधरी अपने समर्थकों से बातचीत के दौरान भड़काऊ भाषण देते नजर आए थे, जिसके वायरल हो जाने के बाद उन्होंने अपने विवादास्पद बयान पर सफाई दी। मैंने कहा था कि बदला जनता लेगी। जो कोरोना काल में जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिन लोगों को दवाइयां नहीं मिली। लेकिन इस सीट से आदिल चौधरी को चुनौती दे रहे बीजेपी उम्मीदवार सोमेंद्र तोमर ने उन्हें निशाने पर ले लिया। कहीं ना कहीं ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर समाजों को तोड़ने का काम करते हैं। इससे पहले आदिल चौधरी ने एक जनसभा करते हुए ये विवादास्पद बयान दिया, जिसका वीडियो बीजेपी ने जारी किया था। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे। खबर है कि पुलिस वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच कर रही है। सौभाग्य की बात यह कि मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सोमेंद्र तोमर 2017 के चुनाव में इस सीट से जीते थे और इस बार भी वो अपनी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में जब ये वीडियो सामने आया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर हमले तेज कर दिए। उत्तराखंड कांग्रेस की कला फिर खुलकर सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को रामनगर सीट से टिकट मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी से बगावत के संकेत देते हुए इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी और इसके लिए रणजीत रावत ने तैयारियां भी शुरू कर दी। उन्होंने कांग्रेस दफ्तर से अलग रामनगर में अपना कार्यालय खोल दिया और समर्थकों के साथ एक बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के भी संकेत दे दिए। मतलब आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अगर कोई सम्मानजनक सहमति नहीं होती है। वहीं हरीश रावत ने साफ किया कि वो रामनगर सीट से ही मैदान में उतरेंगे। ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? मैंने तो कह दिया, नामांकन की तिथि भी बता दी। बताया गया कि रणजीत रावत को मनाने के लिए हरीश रावत की तरफ से कोशिशें भी जारी हैं। सौभाग्य की एक बात है कि रामनगर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रणजीत रावत 2017 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद भी उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। बीजेपी ने अदिति सिंह को रायबरेली सदर सीट से टिकट दी और उन्होंने इसी सीट से कांग्रेस की महासचिव और यूपी चुनाव में पार्टी को फिर से खड़ा करने की कवायद में जुटी प्रियंका गांधी को लड़ने की चुनौती दे डाली। आपने प्रियंका गांधी को भी चुनौती दी कि वो लड़ रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ लें रायबरेली से, वो चुनौती अभी भी कायम है आपकी? अगर वो आके लड़ना चाहें, जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर वो आके लड़ती तो मैं कहा जरूर लड़े। लेकिन कांग्रेस ने अदिति सिंह को मौका परस्त बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के साथ रहने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अदिति सिंह से मैं कहना चाहता हूं, आप वो स्वार्थी लोग हैं
जो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि अगली बार क्या हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। न्यूज 18 से बातचीत में अदिति सिंह ने यह दावा भी किया कि राहुल और प्रियंका को सिर्फ चुनावों के वक्त ही रायबरेली की याद आती है। सौभाग्य की बात है कि प्रियंका गांधी को चुनौती देने वाली अदिति सिंह ने 2017 में कांग्रेस के टिकट पर ही रायबरेली सदर से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में उनके बागी तेवर तब देखने को मिले जब कांग्रेस के व्हिप का उल्लंघन करते हुए वो संविधान दिवस के मौके पर बुलाए गए यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हुई थी। युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर पिता बनने की जानकारी दी। युवराज सिंह की पत्नी हेजल ने एक बेटे को जन्म दिया। इसकी जानकारी खुद युवराज ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद हरभजन सिंह समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई दी। खबर है कि बीजेपी 2 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडा फहराया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी मिलते ही जिले के डीएम समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। कोई फंक्शन था जिसमें कुछ लोगों ने जो शराब का सेवन किया था। खबर है कि इस मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए प्रशासन ने आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, इस विभाग के एक अधिकारी से भी जवाब मांगा गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने के मुद्दे पर खूब बवाल हुआ। हिंदू वाहिनी नाम के संगठन ने इस टावर पर गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराने का ऐलान किया था, और जैसे ही इस संगठन के कार्यकर्ता जिन्ना टावर पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन अपनी जिद पर अड़े हिंदू वाहिनी नाम के संगठन के समर्थक पुलिस वालों से खुद को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाने लगे। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। वहां हंगामा कर रहे सभी कार्यकर्ताओं को एक-एक कर हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को इस बवाल का अंदेशा पहले से ही था, जिसे देखते हुए जिन्ना टावर के चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए थे। लेकिन आंध्र प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विरोध किया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस मामले में हुई गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया। सौभाग्य की बात है कि बीजेपी पिछले कई दिनों से जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग कर रही है। यही मांग हिंदू वाहिनी नाम के संगठन की भी है, जिसके कार्यकर्ताओं को तिरंगा फहराने के मुद्दे पर पुलिस का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर आई मुंबई से, जहां एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी समेत कई संगठनों ने टीपू सुल्तान के नाम का विरोध किया, लेकिन विरोध को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने मैदान का उद्घाटन कर दिया। वहीं मैदान के नाम पर शिवसेना और कांग्रेस भी आमने सामने आ गई। शिवसेना अब ये दावा कर रही है कि इसके लिए बीएमसी से हरी झंडी ही नहीं ली गई। आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, गणतंत्र दिवस का मौका था, लेकिन मुंबई की सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल बनी हुई थी। एक पार्क का नाम, जो मलाड का पार्क है, उसका नाम टीपू सुल्तान रखे जाने के बाद वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, साथ ही साथ बीजेपी जो है वो आक्रामक थी। साफ तौर पर उनका विरोध था कि किसी भी पार्क का नाम टीपू सुल्तान नहीं रखा जाना चाहिए, और इसी को लेकर सड़क पर बवाल मचा हुआ था। जो विरोध करने में बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। उन्हें पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उपद्रव जो है वो सड़क पर मचता रहा। मुंबई के मलाड में एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने पर जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने इस मैदान का उद्घाटन किया, जिसका विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जमा हुए और मैदान के सामने ही सड़क पर धरना देने लगे। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं हुए। इस पर हंगामा कर रहे लोगों को समझा रहे पुलिस के जवानों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को उठाकर पुलिस की गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मैदान के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन हटाए गए प्रदर्शनकारी कुछ ही देर में मैदान की दूसरी तरफ जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हटाया। पुलिस द्वारा खदेड़े जाने के बाद एक बार फिर से विरोध करने के लिए कुछ लोग एक और जगह पे उसी मलाड मालवनी के रास्ते पे फिर से इकट्ठा हुए। इस बीच मैदान से कुछ ही दूरी पर एक बस के पास हंगामा होने लगा। बस में सवार लोगों ने आरोप लगाया कि जब बस रुकी हुई थी तो प्रदर्शन की जगह से हटाए गए लोगों में कुछ ने टायर की हवा निकाल दी थी। तो वहीं मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ गई। हालांकि मंत्री असलम शेख ने दावा किया कि मैदान का नाम कई साल से टीपू सुल्तान के नाम पर है और आसपास के लोग भी उसे इसी नाम से जानते हैं।
लेकिन शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने असलम शेख के दावे से अलग बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि मुंबई की नगरपालिका बीएमसी के पास मैदान के नाम पर कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। इस बीच मैदान के उद्घाटन के लिए पहुंचे असलम शेख ने एक बार फिर उसके नाम पर हो रहे विवाद से पल्ला झाड़ लिया। वॉलीबॉल का कोर्ट भी दिखेगा, बास्केटबॉल का भी दिखेगा। मैंने नामकरण का उद्घाटन तो किया ही नहीं हूँ। असलम शेख ने भले ही इस बात से किनारा कर लिया हो, लेकिन वहां लगे बैनर पर टीपू सुल्तान के नाम से मैदान के उद्घाटन का ही जिक्र दिखाई दिया। मुंबई में किसी भी मैदान का नाम रखने का अधिकार वहां की नगरपालिका बीएमसी को है, जिस पर शिवसेना का कब्जा है। बीएमसी के मुताबिक किसी भी नाम का प्रस्ताव सबसे पहले उसके पास भेजा जाता है। अगर बीएमसी को लगता है कि नाम पर किसी तरह का विवाद हो सकता है तो वो प्रस्ताव रद्द कर देती है। लेकिन टीपू सुल्तान के नाम पर रखे गए मलाड के इस मैदान के मामले में ऐसा नहीं हुआ और शिवसेना के मुताबिक मैदान के नाम पर कोई प्रस्ताव उनके पास आया ही नहीं। सौभाग्य की एक बात यह है कि जिस इलाके में बने मैदान का नाम टीपू के नाम पर रखे जाने पर हंगामा खड़ा हुआ, असलम शेख उसी इलाके से विधायक हैं और उन्होंने तमाम विरोध के बाद भी इसका उद्घाटन किया। लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि जब तक मैदान का नाम बदला नहीं जाता उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का पद्म विभूषण सम्मान उनको दिए जाने के ऐलान के बाद उनकी अपनी ही पार्टी में घमासान मच गया। केंद्र सरकार ने 17 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया है, जिनमें गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल है। उनके नाम का ऐलान होते ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए अपनी ही पार्टी को घेर लिया। सिब्बल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद की सेवाओं की जरूरत नहीं महसूस की, जबकि देश ने उनके योगदान को पहचाना। सिब्बल के उलट कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अलग ही रुख दिखा। उन्होंने बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के नाम का सहारा लेते हुए गुलाम नबी आजाद को सम्मान दिए जाने पर तंज किया। लेकिन जयराम रमेश को अपने ट्वीट पर पार्टी से नसीहत भी मिल गई। जयराम रमेश ने फिर ऐसा ट्वीट क्यों किया? आपको लगता है कि परहेज करना चाहिए उनको ऐसे ट्वीट? नहीं, निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए। इसमें तो पार्टी को खुश होना चाहिए। पद्म सम्मान पाने वाले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन 23 नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग पर आला कमान को चिट्ठी लिखी थी। सौभाग्य की बात है कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी मुद्दे पर कांग्रेस में आपस में ही खींचतान हुई हो। इससे पहले पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर भी कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग बयान दिए थे। मनीष तिवारी ने तो पंजाब की अपनी ही सरकार को घेरते हुए जांच की मांग कर दी थी। आईटीबीपी ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। आईटीबीपी के जवानों ने हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस मनाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह खटीमा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गुजरात के वलसाड में 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी के बरेली में सुन्नी मुसलमानों के एक संगठन ने इस बार के चुनाव में बीजेपी के साथ अखिलेश यादव को भी सबक सिखाने का फैसला किया। संगठन से जुड़े लोग समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज हैं और इसीलिए दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका वोट न बीजेपी को जाएगा और न ही समाजवादी पार्टी को। बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट अगर हरा रहा है तो वहां बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। और जहां बीजेपी को कांग्रेस का कैंडिडेट हरा रहा है, मजबूती पोजीशन में है, तो वहां कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया जाए। बरेली के इस संगठन का नाम है तंजीम उलमा इस्लाम। बरेली की सड़कों और वहां के बाजारों में भी जब हमारी टीम पहुंची तो इस संगठन के दावे को दोहराने वाले कुछ लोग दिखे। इससे पहले तौकीर रजा खां भी कांग्रेस का न केवल समर्थन कर चुके हैं बल्कि कांग्रेस में शामिल तक हो चुके हैं। बरेली में कई लोग तौकीर रजा के रास्ते पर चलने की बात कहते सुने गए। तौकीर रजा खां साहब ने कांग्रेस के लिए ऐलान किया है। मुसलमान उनके ऐलान पे ज्यादातर कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। तो हमारे कायदे मिल्लत अगर कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं तो हम सारे युवा आज कांग्रेस के समर्थन में हम एकदम पुरजोर तरीके से उतरेंगे। सुन्नी मुसलमानों के इस संगठन ने 2014 के मुजफ्फरनगर के दंगों को समाजवादी पार्टी से नाराजगी की वजह बताया। सौभाग्य की बात यह कि यूपी के चुनाव में यह दूसरा मुस्लिम संगठन है जिसने खुलकर अखिलेश यादव का विरोध किया है। इससे पहले तौकीर रजा का कांग्रेस के साथ जाना समाजवादी पार्टी के लिए झटका माना जा रहा था और अब एक और संगठन ने अखिलेश का विरोध कर उनकी परेशानी बढ़ा दी है। हर साल की तरह इस बार भी रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में राजपथ पर हुई, लेकिन इस साल राजपथ में बड़ा बदलाव देखने को मिला। वहां सड़क किनारे दोनों तरफ लाल रेत की जगह नए फुटपाथ बना दिए गए, जिससे पैदल चलने वालों के लिए 12 से 15 किलोमीटर तक की दूरी का लंबा रास्ता बन गया है। उन फुटपाथ पर सड़क किनारे 900 से ज्यादा लाइट पोस्ट लगाई गई हैं और राजपथ के किनारे बहने वाली नहर में 16 नए पुल बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, वहां लाल ग्रेनाइट के पत्थर की 422 बेंच भी लगाई गई हैं। उन लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा गया है जो वहां
गाड़ियों से पहुंचते हैं, उनके लिए पार्किंग की जगह बढ़ा दी गई है। अब वहां 500 बसें और 1000 से ज्यादा कारों के पार्क होने की जगह बन गई है। यही नहीं, पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए 4 नए अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसके अलावा राजपथ में पानी की निकासी के लिए भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। सौभाग्य की एक बात यह कि राजपथ में ये सभी बदलाव सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किए गए। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के करीब 3 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसी प्रोजेक्ट के तहत राजपथ को भी नया रंग रूप दे दिया गया। पंजाब के फिरोजपुर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कांग्रेस विधायक सत्कार कौर को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनके पति फूट फूट कर रोने लगे। सत्कार कौर फिरोजपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस की मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उनके पति और कांग्रेस नेता जसमेल सिंह अपने समर्थकों के बीच जोर से रोने लगे। जब विधायक के पति का दर्द छलका तो उनके समर्थक उनका ढांढस बंधाते रहे। इसी बीच उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया। 2-4 बंदे जिन मैं कह सकता उन्होंने बर्दाश्त नहीं होया कि मैडम बीबी दोबारा जित गई। सत्कार कौर ने 2017 के चुनाव में अकाली दल से विधायक रहे जोगिंदर सिंह जिंदू को हराया था। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस ने फिरोजपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी छोड़कर आए आशु बांगड़ को अपना उम्मीदवार बनाया। इसीलिए विधायक सत्कार कौर के पति और उनके समर्थकों के आंसू निकल आए। आजम खान जेल से नामांकन करेंगे। एसपी नेता आजम खान को चुनाव लड़ने के लिए जेल से नामांकन दाखिल करने की इजाजत मिल गई। रामपुर की अदालत ने यह आदेश सुनाया, जिसके बाद अब वो सीतापुर जेल से ही चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। खबर है कि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये फैसला हुआ। चुनाव से पहले यूपी की मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी तादाद में अवैध हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि चुनाव में इन हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को अवैध हथियार समेत दबोच लिया। बताया गया कि इसके लिए मेरठ पुलिस की एक टीम ने गुप्त सूचना पर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां उन्होंने पिस्तौल बनाते हुए कुछ लोगों को पकड़ लिया। और जब पूरी फैक्ट्री की तलाशी ली गई तो उन्हें वहां से कई पिस्तौल और कारतूस भी मिले, जिन्हें पुलिस थाने में ले आई और फिर अवैध हथियारों के इस बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश होने का दावा किया। वोटर्स को टेरराइज करने के लिए या अवैध रूप से लोगों को आतंकित करने के लिए प्रयोग किए जा सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह संभल पुलिस ने भी अवैध हथियारों की फैक्ट्री में छापेमारी कर वहां से कई हथियार बरामद किए। सौभाग्य की बात है कि मेरठ में अवैध हथियारों के जिस गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा, बताया गया कि वो गिरोह ऑर्डर पर हथियार मुहैया कराता था। इसके पास यूपी के अलग अलग इलाकों से हथियारों के ऑर्डर आने का भी दावा किया गया। बड़ी खबर आई यूपी से जुड़ी हुई, जहां चुनाव से पहले बीजेपी ने संकेत दिए कि अगर आरएलडी की मर्जी हो तो वो उसके साथ आ सकती है। ये संकेत दिल्ली में अमित शाह और जाट समुदाय के नेताओं की बैठक के बाद दिए गए। पार्टी नेता प्रवेश वर्मा ने तो ये तक कह दिया कि जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके गलती कर दी। हालांकि बीजेपी नेताओं का यह बयान आते ही जयंत चौधरी ने ट्वीट करके साफ किया कि वो बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जयंत चौधरी ने तो ट्वीट भी कर दिया। जी किशोर, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं प्रथम चरण में, वहां पर किसान आंदोलन के चलते जो किसानों के प्रति गुस्सा है उसको देखते हुए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जाट समुदाय बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है इस पूरे के पूरे इलाके में। 130 से ज्यादा विधानसभा सीटें और पलायन के मुद्दे को लेकर कैराना का दौरा किया था और अब जाट समुदाय के लोगों के साथ ये संवाद किया है। तो बहुत अहम यह प्रक्रिया है बीजेपी चुनावी रणनीति के रूप में, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो इसकी झलक है आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार अभियान में बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। किशोर जी, यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले अमित शाह ने दिल्ली में जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। सूत्र बता रहे हैं कि जाट समुदाय के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर तो हमला किया ही, लेकिन जयंत चौधरी पर उनका रुख नर्म रहा। ये मुलाकात सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई, जिसमें जाट समुदाय के करीब 100 नेता शामिल हुए। अमरोहा, बुलंदशहर, खुर्जा, दादरी, नोएडा, अलीगढ़, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हर जगह से जो नेता हैं आए हैं यहाँ पर। इन नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह को जाट समुदाय के लोगों के अंदाज में पगड़ी पहनाई गई। इस दौरान इन लोगों ने जाट एकता के नारे भी लगाए। दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार अभियान की रणनीति का खाका तैयार किया और कार्यक्रम में शामिल नेताओं को जीत का मंत्र दिया।
इस दौरान जाट समुदाय के नेताओं ने अमित शाह के सामने अपनी मांगे रखी, जिनमें जाट आरक्षण और गन्ने के दाम से जुड़ी मांगे शामिल हैं। आज जिस खबर ने सियासी गहमागहमी तेज कर दी वो है आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर बीजेपी का नर्म रुख। खबर है कि अमित शाह ने जयंत के अखिलेश के साथ जाने पर हमदर्दी जताई। यही नहीं, मुलाकात के बाद बाहर आए प्रवेश वर्मा ने संकेत भी दे दिया कि आरएलडी चाहे तो वो बीजेपी के साथ आ सकती है। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। बीजेपी ने भले ही चुनाव के बाद संभावना तलाशने का इशारा किया, लेकिन जयंत इस मूड में नहीं दिखे। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि न्योता मुझे नहीं, उन किसानों के परिवारों को दीजिए जिनके घर उजड़ गए। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इस चरण में पश्चिमी यूपी के कई सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर जाट समुदाय के वोटर अहम माने जाते हैं, क्योंकि यूपी के इस इलाके में उनकी आबादी करीब 17% है। जाट समुदाय के वोटर पश्चिमी यूपी की करीब 120 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं, जिनमें 30 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर ये निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरण में चुनाव होना है और जाट समुदाय के वोटरों पर हर पार्टी की नजर है। सौभाग्य की एक बात यह कि बीजेपी ने इस बार बड़ी संख्या में जाट समुदाय के नेताओं को टिकट दिया है। उसकी कोशिश है कि वो पश्चिमी यूपी में 2017 के नतीजे फिर से दोहरा पाए, क्योंकि उस बार बीजेपी को इस इलाके से 50 सीटों पर जीत मिली थी। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। खास बात यह रही कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस बार 75 विमानों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया और आसमान में उड़ान भरकर इन विमानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। फ्लाई पास्ट में सबसे पहले 5 मी-17 हेलीकॉप्टर आए, जिनके बाद चिनूक हेलीकॉप्टरों ने राजपथ के ऊपर उड़ान भरी। उनके पीछे आ रहे सारंग हेलीकॉप्टर ने तिरंगा फॉर्मेशन बनाकर आसमान में रंग बिखेरे। इस बार के फ्लाई पास्ट की एक और खास बात यह रही कि पहली बार विमानों के कॉकपिट से तस्वीरें ली गईं, जिन्हें देखकर लोगों ने खूब तालियां बजाईं। इसके बाद आसमान में एक साथ 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने अपना जलवा दिखाया। उनमें एक विमान को फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह उड़ा रही थी, जो रफाल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। वहीं राजपथ पर मौजूद लोगों को उस वक्त शानदार नजारा देखने को मिला जब 3 सुखोई विमानों ने त्रिशूल फॉर्मेशन बनाकर आसमान में खतरनाक करतब दिखाए, जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखते रह गए। सुखोई के बाद फ्लाई पास्ट में शामिल 17 जगुआर विमानों ने उड़ान भरी। उन्होंने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आसमान में इस अंक की आकृति बनाई, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। गणतंत्र दिवस की परेड में तीनों सेनाओं की झांकियां भी निकाली गईं, जिनके जरिए सेना ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक से बढ़कर एक हथियार, टैंक और मिसाइलों का प्रदर्शन किया। सौभाग्य की बात है कि फ्लाई पास्ट में शामिल सभी 75 विमानों ने उत्तर भारत के 8 अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरी थी। इसके बावजूद उन्होंने आपसी तालमेल बिठाकर आसमान में कई करतब दिखाए। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में विराट दूसरे नंबर पर रहे। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में शिखर धवन 15वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने लंबे समय बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम में वापसी करते हुए 2 अर्धशतक जमाए थे। उनके अलावा विराट कोहली दूसरे जबकि रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर बने हुए। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलओसी के पास तैनात जवानों ने तिरंगा फहराया। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके से पुलिस ने 5 बदमाश गिरफ्तार कर लिए। आरोप है कि ये बदमाश बस स्टैंड और भीड़ वाली जगहों पर लोगों के मोबाइल चुराते थे। पंजाब के अमृतसर ईस्ट सीट से अकाली दल ने बिक्रम सिंह मजीठिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया। अमृतसर ईस्ट सीट से नवजोत सिंह सिद्धू विधायक हैं और कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि सिद्धू उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि अमृतसर ईस्ट सीट से बिक्रम सिंह मजीठिया का मुकाबला नवजोत सिंह सिद्धू से होगा, जिसका ऐलान खुद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने किया। तो सिद्धू के खिलाफ माझे का शहर बिक्रम सिंह मजीठिया लड़ेगा। अगर उनकी जमानत कोर्ट से मंजूर ना हुई तो उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसी बात पर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने चुटकी भी ली। मैं तो यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या जेल से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बेल तो रिजेक्ट हो गई है। तो अभी अदरवाइज तो पार्टी की मर्जी है, उनकी जिस मर्जी कैंडिडेट को खड़ा करें। नवजोत सिद्धू की पत्नी ही उनके लिए प्रचार का काम संभालती हैं। वो घंटों अमृतसर की गलियों में घूमकर लोगों से मिलने और उनका हालचाल पूछने का काम रोज कर रही हैं। लेकिन अकाली दल के ऐलान के बाद अमृतसर ईस्ट सीट से लड़ाई दिलचस्प हो गई, क्योंकि सिद्धू और मजीठिया की अदावत पंजाब की राजनीति में काफी पुरानी है। और माना तो यह जाता है कि जब सिद्धू बीजेपी में हुआ करते थे उस वक्त भी उनकी नाराजगी की वजह बीजेपी कम और अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ज्यादा थे। अकाली और बीजेपी की गठबंधन की सरकार में भी मजीठिया एक कद्दावर मंत्री थे, जिनसे सिद्धू की कुछ खास नहीं बनती थी। बिक्रम सिंह मजीठिया और सुखबीर सिंह बादल रिश्तेदार हैं।
मजीठिया की बहन सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं। लेकिन बीजेपी से अलग होते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी और उन पर पंजाब में नशे का धंधा फैलाने का आरोप लगाया। बिक्रम मजीठिया फिलहाल ड्रग से जुड़े केस में आरोपी हैं और पंजाब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उन पर हुई कार्रवाई के पीछे भी सिद्धू को ही वजह माना जाता है। मजीठिया ने यह ऐलान भी किया था कि अगर पार्टी उन्हें मौका दे तो वो नवजोत सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे। सौभाग्य की बात यह कि पंजाब में सिद्धू और बिक्रम मजीठिया की सियासी जंग काफी पुरानी है। सिद्धू के हाथ में जैसे ही पंजाब कांग्रेस की कमान आई, उसी वक्त ड्रग्स केस में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। अकाली दल ने मजीठिया को सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस के सबसे बड़े प्रचारक नवजोत सिद्धू के लिए चुनाव में मुश्किल बनाने की कोशिश की है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रेलवे परीक्षा मामले में छात्रों के बवाल पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि छात्र 28 जनवरी को गोरखपुर रेलवे स्टेशन को हाईजैक करने की तैयारी में हैं, जिसे कांग्रेस के बड़े नेता भी समर्थन देंगे। इस मुद्दे पर पटना में छात्रों की बैठक भी हुई, जिसमें देश भर में आंदोलन को फैलाने पर चर्चा हुई। बताया यह भी जा रहा है कि ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर समेत सभी बड़े अधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें इस आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र किया गया है। 25 जनवरी की रात ये चिट्ठी रेलवे के अधिकारियों को भेजी गई। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या पता चल रहा है इसमें? बिल्कुल, देखिए, छात्रों का जो आंदोलन लगातार चल रहा है, इसको लेकर ईस्टर्न रेलवे के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ने अपने जोन के वरीय अधिकारियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इसमें कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और साथ ही जो कांग्रेस का NSUI विंग है उसके छात्र भी इसमें शामिल है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। तो अब जाहिर तौर पर इस लेटर के बाद यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है वो अब पॉलिटिकल होते जा रहा है, क्योंकि अब उसमें कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के छात्र विंग के जो स्टूडेंट हैं वो भी अब इसमें आ गए हैं, जो लगातार प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका।